प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए द्रव के प्रवाह वाले पार्ट से एक टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है लेके आए हैं आपको समझाने के लिए। इसे कहते हैं स्टोक्स का नियम, स्टोक्स लॉ। तो देखिए, ये स्टोक्स का नियम जो है, वैज्ञानिक स्टोक्स ने किसी समांग द्रव में गिरते हुए किसी पिंड की गति को सीमित करने वाले श्यान बल के संबंध में एक सूत्र दिया। ठीक है, जैसा कि हम लोग व्यवहार में भी देखते हैं कि जब कोई पिंड किसी समांगी तरल माध्यम में v वेग से गति करता है, तब माध्यम द्वारा पिंड पर एक श्यान बल F आरोपित होता है। द्रव द्वारा जो है, जो विरोध होता है द्रव की परतों द्वारा गति का, उसे श्यान बल कहते हैं, जो पिंड की गति का विरोध करता है। माध्यम द्वारा पिंड पर लगने वाले इस श्यान बल का मान पिंड की आकृति, आकार, चाल तथा माध्यम की श्यानता पर निर्भर करता है। तो वैज्ञानिक स्टोक्स ने बताया कि यदि त्रिज्या स्मॉल r का कोई सूक्ष्म गोला, त्रिज्या r है गोले की, सीमांत चाल b से, सीमांत चाल होती है जो अंतिम चाल या एक स्थायी चाल जिससे कि कोई पिंड द्रव में नीचे गिरता है, तो उससे श्यानता गुणांक ईटा के, ये ईटा का निशान है, कि किसी अनंत विस्तार के समांगी द्रव में चल रहा है या गति कर रहा है, तब इसकी गति का विरोध करने के लिए माध्यम द्वारा, यानी जो समांगी द्रव है वो माध्यम है, उसके द्वारा, या कोई पिंड जो है वायु में गिर रहा है, क्योंकि तरल में वायु भी आएगा और गैस भी आती है और द्रव भी आता है। तो गैस में, वायु में है चाहे द्रव में है, तो माध्यम द्वारा आरोपित श्यान बल जो है, उसका श्यान बल का जो सूत्र है या श्यान बल का जो मान है वो आया है F बराबर 6 पाई ईटा r और v, इसके बराबर होता है। इस नियम को स्टोक्स का नियम कहते हैं। तो स्टोक्स के नियम का ये सूत्र हो गया। इस बल की दिशा, ये जो श्यान बल लगता है, इसकी दिशा किधर होती है? पिंड की गति की दिशा के विपरीत। अगर पिंड नीचे को गति कर रहा है तो इस बल की दिशा ऊपर को होगी, और अगर ऊपर को गति कर रहा है तो इस पिंड की दिशा नीचे को होगी। ठीक है, तो ये आपका स्टोक्स के नियम का सूत्र हो गया। अब आती है सूत्र की व्युत्पत्ति। तो इस सूत्र की व्युत्पत्ति जो है हम विमाओं के नियम से करेंगे। तो ये हम करेंगे विमीय विश्लेषण से। विमीय विश्लेषण से तो इसमें कैसे लिखेंगे कि स्टोक्स के नियमानुसार जो F है, श्यान बल है F, वो निर्भर करता है, किस बात पे निर्भर करता है? ये निर्भर करता है श्यानता गुणांक पर, द्रव की श्यानता पर, और निर्भर करता है गोले की त्रिज्या पर, और निर्भर करता है सीमांत चाल पर। तो विमाओं वाले पाठ में जब हम किसी सूत्र की व्युत्पत्ति करते हैं तो ये देखते हैं कि जो राशि है जिसका हम सूत्र निकाल रहे हैं वो किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर जो श्यान बल है वो श्यानता गुणांक पर निर्भर करता है, गोले की त्रिज्या पर निर्भर करता है, और सीमांत वेग पर निर्भर करता है। तो इन पर हमने विमाएं ABC लगा दी गई हैं। तो यहाँ पर समानुपाती के चिन्ह को हटा के हम एक विमाहीन नियतांक K लगा देंगे। ये उसको समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। तो ये, और यहाँ पर जहां K एक विमाहीन नियतांक, विमाहीन नियतांक है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब हम जो है दोनों ओर, जो समीकरण हमारी बनी है नंबर 1, इसके दोनों ओर
विमीय सूत्र लिखेंगे। जो भी राशियां आई हैं उनके विमीय सूत्र लिखेंगे। लिखने पर तो हम लिखेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड एफ का विमीय सूत्र, तो ये हो जाएगा m की 1, l की 1, t की -2, और ये बराबर होगा के विमाहीन नियतांक है, इसकी कोई विमा नहीं है। ईटा की लिखेंगे, ईटा की विमा कल हम पिछले वीडियो में हमने बताई थी आपको। तो ये आप जो है इसकी लिखेंगे और इस पे लगा देंगे a यहाँ पे। अब r की लिखेंगे, त्रिज्या की l होती है, इस पे लगा देंगे b, और फिर इसके बाद वेग की लिखेंगे LT-1, इसकी लगा देंगे c। ठीक है भाई। तो इस तरह से अब इनको गुणा करके घातों के नियम से ये घातें समान आधार वाली जोड़ लेंगे, तो इससे एक सूत्र बनेगा m की 1, l की 1, t की -2 इज इक्वल टू m की a, l की -a प्लस b प्लस c, और t की बनेगी -a और -c। तो ये हमारी समीकरण बन गई। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें विमाओं का नियम लगाएंगे, समांगता का सिद्धांत। इसमें समांगता के सिद्धांत से, समांगता का सिद्धांत क्या है? समांगता का सिद्धांत है कि किसी भी सूत्र में जो विमाएं होती हैं वो दोनों पक्षों की समान होती हैं। तो विमाएं क्या होती हैं? घातें होती हैं जो उस राशि के ऊपर लगाई जाती हैं। तो यहाँ जो घात लगी हुई है 1 है, यहाँ घात लगी हुई है a है, तो इसका मतलब a बराबर 1। तो इससे बनेगी a बराबर 1, समीकरण 2 हो गई। और यहाँ से बनेगी -a प्लस b प्लस c बराबर 1, ये समीकरण 3 बन गई। और t की करेंगे बराबर, तो आ जाएगी -a माइनस c बराबर -2, ये बन गई 4। तो इस तरह से ये समीकरण बन गई। इनको हम हल करके a b c के मान निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे हल करेंगे। a बराबर 1 समीकरण 4 में रख देंगे यहाँ पे। तो समीकरण 4 से और समीकरण 2 से, समीकरण 2 से a बराबर 1 समीकरण 4 में रखने पर, तो 4 में रख दो तो हो जाएगा -a है तो -1 माइनस c बराबर -2। तो यहाँ से हो जाएगा -c बराबर -2, और ये -1 इधर पहुँच के प्लस का 1 हो जाएगा, तभी ये -1 बचेगा। तो यहाँ से आ जाएगा अतः c बराबर 1, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, तो c का मान भी 1 आ गया और a का मान भी 1 है। अब a का c का मान जो है समीकरण 3 में लगा देंगे। अब समीकरण 3 से करेंगे तो हो जाएगा -1 प्लस b और प्लस 1 बराबर 1। तो ये 1 से 1 ये कट जाएगा, तो इससे आ जाएगा b बराबर 1। अब देखिए सबकी वैल्यू 1 आ गई a b c की। ये हम क्या करेंगे, ये हम समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे, रख देंगे। समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। यहाँ a है, यहाँ b है और यहाँ c है। इसमें जो है ये इनके मान लगा देंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा समीकरण 1 में a b c के मान रखने पर तब आ जाएगा f बराबर k ईटा r b। ये सूत्र बन गया। अब इसमें जो k है ये विमाहीन नियतांक है, तो इसकी वैल्यू हम विमाओं की सहायता से नहीं निकाल सकते हैं। जहां नियतांक विमाहीन नियतांक, जहां विमाहीन नियतांक k बराबर 6 पाई, ये स्टोक्स ने अपने हिसाब से इसको प्रयोगों द्वारा इसको फिक्स किया गया है। तो ये प्रयोगों द्वारा फिक्स कर लेंगे, तो रख करके हम यहाँ लगा देंगे। तब आपका सूत्र बन जाएगा f बराबर 6 पाई ईटा r v। तो ये जो है हमारा सूत्र स्टोक्स के नियम वाला, इसकी व्युत्पत्ति जो है विमाओं की सहायता से, विमीय विश्लेषण से हमने इसकी व्युत्पत्ति कर दी गई। ठीक है, तो ये इसकी व्युत्पत्ति भी हो गई और ये नियम भी हो गया। ठीक है ना।